हाँ जी, लास्ट दो क्लास जो पढ़े थे वो जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। लास्ट दो क्लासों में सबसे पहली क्लास जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था अपन ने वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़े थे। उसमें वेक्टर के बेसिक में सबसे पहले देखे थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट क्या क्या, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज होती थी जिनको बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चल जाता था, ठीक है। जबकि वेक्टर वो क्वांटिटीज थी जिनको बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ में डायरेक्शन चाहिए, और इसके साथ साथ दो चीजें और वो फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर होती थी, ठीक है। इधर सुनो, वो एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, क्या वो वेक्टर बन जाएगी? जवाब दें। पर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही चाहिए। क्या बोला, समझ में आया? उसके बाद अपन ने देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर का अगर फोटो बनाना है तो फोटो जो बनती है वेक्टर की वो एक एरो बनती है। इस एरो की जो लंबाई होती है वो लंबाई किसके प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नीट्यूड के। और जो ये एरो की डायरेक्शन है, क्या ये वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है? ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा, अच्छा ये तो हो गया फोटो, और अगर किसी सिंबल से दिखाना है तो कैसे, नामकरण कैसे करोगे? तो लिखोगे ये नाम और उसके ऊपर ऐसे एरो बना दोगे तो ये पता पड़ेगा कि ये एक वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर, ठीक है। जब भी किसी सिंबल के ऊपर ऐसा एरो बना दो तो मतलब वो वेक्टर हो गया। जैसे ए बी, इसके ऊपर वेक्टर बना दिया, मतलब ये ए बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? ए बी। ये नामकरण है या उसकी फोटो है? क्या बोला, समझ में आया? ठीक है। इसके बाद वेक्टर को स्लाइड करने से, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर को अगर इसके पैरेलली मैं स्लाइड कर दूं, ठीक है, वेक्टर को इसके पैरेलली अगर स्लाइड कर रहा हूं तो वेक्टर को स्लाइड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? वेक्टर को स्लाइड करने से वेक्टर पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये वेक्टर ये वही वेक्टर रह रहा है, ठीक है। ये अगर पहले वेक्टर ए था तो ये इधर ले गया तब भी कितना बना? ए। इधर ले गया तो भी कौन सा है? ए ए, ये सारा ए ही है। वेक्टर में कोई चेंज आता ही नहीं है। अगला, अगर वेक्टर को रोटेट करूं तो क्या वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा? अच्छा, रोटेट करने से क्या चीज चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन, ठीक है। रोटेट करने से डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? जवाब दो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या था? वेक्टर की लंबाई। क्या लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है? इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक्स वाई एक्सेस है, कोऑर्डिनेट एक्सेस है। अब अगर मान लो, इधर सुनो, वेक्टर को ऐसे स्लाइड करूं, वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। नहीं होगा। वेक्टर को रोटेट करूं, वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करूं, क्या वेक्टर चेंज होगा? वेक्टर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने से वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला देखा, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? जल्दी बताओ, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना उनको टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। टेल टू टेल या कैसे ज्वाइन कर दो? हेड टू हेड। टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करने के बाद जो छोटे वाला एंगल बनता है, क्या वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है? इसके बाद अपन ने देखा वेक्टर को जोड़ने के तीन तरीके। कितने तरीके? तीन। वेक्टर को जोड़ने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके में इधर सुनो, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ोगे तो एक नया वेक्टर ही मिलेगा। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, बंदे यही कंफ्यूज होते रहते हैं। इधर सुनो, दो वेक्टर को जोड़ोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, कभी भी एक नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ लिखा हो, ध्यान से सुनो, ये ऐसा लिखा हुआ है, क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं। इसने क्या बोला? एक वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा तो आंसर जो आना चाहिए वो एक वेक्टर आना चाहिए, तो ये इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ऐसा लिखा हो, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, ये क्या है, ये क्या है? ये छोटी मोटी चीजें पर ये बार बार आती रहेंगी तो कंफ्यूज नहीं होना। इधर सुनो, ये क्या है? इधर देखो, ये तीन चीजें बताओ मेरे को, ये तीनों में क्या फर्क है? इधर देखें, सबसे पहले ये क्या है? ये तो है ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा, तो जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर आएगा। वो क्या आएगा? एक वेक्टर। तो ये तो आंसर जो भी आएगा वो एक वेक्टर आएगा।
अच्छा ये चीज क्या है, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा, ठीक है, तो आंसर ये देखो, इसका तो आंसर अभी भी वेक्टर आएगा, पर ये क्या पूछा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब उस वेक्टर की लंबाई, जो आंसर आया उसकी लंबाई पूछा। क्या बोला, समझ में आया? तो ये एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अगला ये क्या पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये लिखा है ए वेक्टर की लंबाई 6, 5, 10, 15, ये कोई नंबर लिखा है, फिर प्लस ये क्या लिखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये भी एक नंबर लिखा है, तो ये दोनों नंबर लिखे हुए जुड़ रहे हैं क्या, यहां पे ये दोनों नंबर जुड़ रहे हैं? अरे बोलो भाई, यहां दो वेक्टर ही जुड़ रहे हैं, पर जो आंसर वेक्टर आया उसका लंबाई पूछ रहा है। पल्ले पड़ रहा, ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये तो दो लंबाई जोड़ रहा है, ये दो वेक्टर ही जोड़ रहा है, वेक्टर जोड़ने के बाद जो वेक्टर है उसकी लंबाई पूछ रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, अब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन देखो, इधर सुनो, वेक्टर को जोड़ने के तीन तरीके हैं, एक ट्रायंगल रूल, एक पैरेललोग्राम रूल, एक पॉलीगन रूल, ठीक है। ट्रायंगल रूल में कैसे जोड़ते हैं वेक्टर को, इधर सुनो, ट्रायंगल रूल में वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन कर दो, हेड टू टेल, जैसे यहाँ पे इधर देखें, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है, मान लो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो। देखो हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया, इसका हेड इसका टेल ज्वाइन कर दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा, देखो दो वेक्टर जोड़ूंगा तो आंसर एक वेक्टर आएगा, तो वो कौन सा आंसर होगा, वो आंसर होगा ये, इसके टेल से इसके हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया? तो ये ए वेक्टर मान लिया, ये बी वेक्टर मान लिया, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर है वो ये। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ट्रायंगल रूल से वेक्टर ऐसे जोड़ते थे, पल्ले पड़ रहा क्या? ठीक है, इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, इधर सुनो, इसको ऐसे इजीली ध्यान रखो, देखो इधर चला, ये एरो से बता रहा है, इधर चला, इधर चला, तो सेम डायरेक्शन में जो चलते जा रहे हो उनका सम इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा है। क्या बोला, समझ में आया? जो मैं बोला उससे इजीली दिख जाएगा, देखो सेम डायरेक्शन में जो चल रहे हो उनका सम a प्लस बी इक्वल टू जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं उनके सम के बराबर। जैसे मान लो यहाँ पे, एक मिनट इधर देखो, अगर ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, बताओ यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे? टफ नहीं है, मैंने अभी जो बोला उस स्टेटमेंट को ध्यान सुनो, मैंने कहा सेम डायरेक्शन में जो चल रहे हैं इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में जो चल रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ। क्या समझ में आया? ट्रायंगल रूल तो इसका छोटा सा एग्जांपल है बस, कि हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ये वाला, क्या पल्ले पड़ा? ठीक है, इसके बाद इधर देखो, हाँ जी इधर देखो, इसके बाद अपन ने पढ़ा पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल कल ये पढ़ा था, अब ये कल वाला लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं यहाँ से, इधर सुनो। पैरेललोग्राम रूल में दो वेक्टर जिनको पैरेललोग्राम रूल से जोड़ना था उन दोनों को कैसे रखते थे, टेल टू टेल। कैसे रखते थे, टेल टू टेल। ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको जोड़ना है तो मैंने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद मैं पैरेललोग्राम पूरा करता था, ये पैरेललोग्राम पूरा कर दिया। रिजल्टेंट किधर से किधर होता था, टेल टू टेल से हेड टू हेड, रिजल्टेंट ऐसे होता था। क्या यही होता था? ये वेक्टर है तो ये पैरेलली शिफ्ट करके इधर लेके आऊं तो ये भी कौन सा वेक्टर होगा, ए। ये बी है तो ये भी कौन सा होगा, बी। क्या समझ में आ रहा? ठीक है, ये वेक्टर मान लेता हूं आर वेक्टर और ये वेक्टर मान लेता हूं कुछ एस वेक्टर। अब ध्यान से सुनना एक बार, इधर ना, बी वेक्टर प्लस एस वेक्टर, देखो बी वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू क्या ए वेक्टर होगा? अरे बोलो भाई, अभी तो बताया सेम डायरेक्शन में जो चल रहे हैं इक्वल टू जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बी वेक्टर प्लस एस वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर, हाँ कि ना? ठीक है, एस वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। अरे समझ में आ रहा? अच्छा अब सुनो, पैरेललोग्राम रूल में अपन ने क्या पढ़ा कि ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा, तो जो रिजल्टेंट आता था, बताओ रिजल्टेंट की लंबाई, ये लंबाई कितनी आती थी,
ये लंबाई आती थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या यही लंबाई आती थी? ठीक है, ये रिजल्टेंट की लंबाई है, मतलब जोड़ने के बाद जो वेक्टर आया उस वेक्टर की लंबाई। वो वेक्टर यहां से एंगल कितना बना रहा है? ये एंगल मान लिया अल्फा, ये एंगल कितना मान लिया? अल्फा। तो ये tan अल्फा लिखा था अपन ने, जल्दी बताओ tan अल्फा कितना आया था? tan अल्फा आया था, देखो अल्फा किसके साथ एंगल है? ए के साथ, तो ए तो नीचे पटक दो, ये कल पढ़ाया हो ना, तो ए ये पटक दो, और बी साइन थीटा ऊपर और बी कॉस थीटा नीचे। क्या यही tan अल्फा आया था? कल पढ़ाया हो रे। ठीक है, अगला ये एंगल मान लेता हूं बीटा, ये एंगल क्या मान लेता? बीटा। tan बीटा लिखो जल्दी से, tan बीटा फटाफट बताओ। tan बीटा, बीटा किसके साथ है? बी के साथ एंगल, तो बी नीचे पटक दिया, ए साइन थीटा ऊपर प्लस ए कॉस थीटा नीचे। क्या ये समझ में आया? ये tan बीटा हो जाए, ये बताया था। इसके बाद जो जो क्वेश्चन देखे थे वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते चलो। अब देखो इधर सुनो, हाँ पहला क्वेश्चन ये देखा था। इस क्वेश्चन से क्या सीखे थे जल्दी बताओ? क्वेश्चन से क्या सीखे थे? इसके 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट में अपन ने कुछ कुछ सीखा था। पहला पार्ट जो था उसमें ये सीखा था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनको डायरेक्टली जोड़ सकते हो। दूसरा पार्ट ये था कि दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हो तो उनको डायरेक्टली घटा दो। तीसरा पार्ट जो था वो ये था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पढ़ के आए हो? चौथा पार्ट जो था वो था दो वेक्टर अगर इक्वल है और परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या रूट 2 आ जाता था, आया था। अगला पार्ट ये था कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और एंगल 120 है तो जो रिजल्टेंट आता था वो भी उतना ही आ जाता था, 10 10, और आंसर भी 10 आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये चंपू सा सवाल था, कर दिए थे, ये भी इजी सा था। ठीक है, ये यहाँ पे बस ये ध्यान रखना था कि ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में ये 5 और 5 के बीच में जो एंगल है वो एंगल 60 है क्या? ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है? 60 है क्या? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 120। एंगल कितना है? 120। अगला क्वेश्चन ये करे थे, ये क्वेश्चन में अपन ने सीखा था कि अगर मान लो ये 2b लिखा हुआ तो इस 2b का मतलब क्या था? 2b का मतलब ये b वेक्टर का 2 गुना है। b वेक्टर का कितना गुना है? 2 गुना, तो मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा, मतलब लंबाई 2 गुना हो जाएगी। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, अगला इसके बाद अपन ने ये क्वेश्चन करा था, फिर ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला इन दोनों के क्या सेम डायग्राम बने थे? अरे बने थे। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था। अरे ये होमवर्क दिया था, डिस्कस करते करके आए होंगे मेरे हिसाब से। इधर देखो, ये कह रहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। अब पहली लाइन यहां तक लाइन जो लिखी है उसको समझो। ये कह रहा है दो फोर्सेस जो लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड का सम, दो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो F1 एंड F2। दो फोर्सेस मान लिए मैंने, कौन से? F1 और F2। उनके मैग्नीट्यूड का सम, उनके मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड F1, इसका मैग्नीट्यूड F2, इनका सम उसने बोला 18। इनका सम कितना है? 18। क्या ये पहली लाइन समझ में आई? आगे क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब ये क्या ये चीज है, ये चीज सेम है? ये तो क्या है? दोनों की लंबाई जुड़ी हुई। ये समझ में आ रहा? मैग्नीट्यूड जुड़े हुए हैं। ये क्या, ये दो वेक्टर जुड़े हुए हैं, तो ये आंसर एक वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है। ये समझ में आया क्या? हाँ, तो ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट मतलब ये, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 12 है। क्या ये समझ में आया? तो जवाब दो भाई, क्या ये समझ में आया? आगे देखो, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले के साथ 90 डिग्री बना रहा है। क्या पिछले तीनों सवाल जो कर रहे हैं, दोनों सवाल जो करे उसमें यही स्टेटमेंट लिखा रहा था, छोटे वाले के साथ रिजल्टेंट कितना बना रहा है? 90। ठीक है, यहां देखो, अगर डायग्राम बनाओ तो देखो, मान लो ये F1 वेक्टर है, मान लीजिए ये F1 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। ध्यान से देखो, रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ये रिजल्टेंट हो, ये आ गया रिजल्टेंट, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, इधर सुनो, रिजल्टेंट ये आना है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने के बाद ये आना है, तो जो जोड़ रहे हो वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अभी तो बताया,
सेम डायरेक्शन वाले जोड़ो, इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन वाला आ जाएगा। ये जोड़ने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब वो सारे सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। ये F1 है तो F2 गारंटेड ये होना चाहिए, ये F2 वेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब सुनना, हमें पूछा दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई पूछ रहा है, सिंपल सी बात इतना, ठीक है, इतना ही पूछ रहा है। अब सुनो एक मिनट इधर देखो, ये लंबाई कितनी दी है, बोलो भाई 12, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12, मतलब ये लंबाई 12 है, और ये लंबाई प्लस ये लंबाई कितनी दी है 18, समझ में आया। तो ये मान लेता हूं x, ये हो जाएगी 18 माइनस एक्स, दोनों का सम 18 है ना, ये x मान लिया तो ये कितना होगा 18 माइनस एक्स, और ये कितना है 12, मुझे x निकालना है, मुझे क्या निकालना है x, बताओ देखो, पाइथागोरस, सिंपल सिंपल क्या लगाओगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओ, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, ठीक है। यहां से x सॉल्व कर लो, x सॉल्व करोगे तो बहुत इजी सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मतलब 144 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया और x की वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई, ये मैं बता रहा हूं, x की वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि पिछले साल भी यही आई थी, x की वैल्यू कितनी आएगी 5, ये तो सॉल्व कर लोगे ना, तो इसमें क्या टाइम वेस्ट करो, ये सॉल्व कर लोगे ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये वैल्यू 5 आ गई, ध्यान से सुने, ये वैल्यू 5 आ गई, ये लंबाई 5 है, तो ये लंबाई कितनी होगी 13, बस ये आंसर आ गया, यही पूछा था उसने, ये लंबाई ये 5 है, ये 13। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, कितने लोग करके आए थे इसको, कितने लोग करके आए थे, थोड़े से सीरियस हो जाओ धीरे धीरे भाई, वापस एक साल और नहीं बैठना है तो, ठीक है, चलो आगे चलते। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने वाले हैं, इधर सुनो, ये सारे के सारे जो रिजल्ट बता रहा हूं रिजल्ट याद रख लोगे डाल, इधर देखें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। पहला रिजल्ट, अगर दो वेक्टर हैं, इधर सुनो, दो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर है ए के, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड क्या है ए, और दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं थीटा। ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है कि ये एक वेक्टर है और हाँ जी, ये कह रहा है कि ये दो वेक्टर हैं, इधर देखें, ये दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के ए, मतलब ये लंबाई भी ए, ये लंबाई भी ए, ठीक है, दोनों आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, दोनों आपस में एंगल कितना बना रहे हैं थीटा। तो ये बताओ रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है, रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होगी, इधर देखें। अब रिजल्टेंट बनाने के लिए ये दिख रहा है कि मैंने कैसे ज्वाइन करें, टेल टू टेल, कैसे ज्वाइन करें, टेल टू टेल, टेल टू टेल ज्वाइन करें, इसका मतलब पैरेललोग्राम से सॉल्व करना चाह रहा हूं, पैरेललोग्राम रूल से सॉल्व करूंगा, तो पैरेललोग्राम बनाओ जल्दी से, ये बना दिया पैरेललोग्राम, ये लो, ये पैरेललोग्राम पूरा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट कर दिया, ये इधर शिफ्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट जो हुआ टेल टू टेल से हेड टू हेड, क्या ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट की लंबाई बतानी मुझे, रिजल्टेंट की लंबाई जल्दी बताओ, रिजल्टेंट की लंबाई, क्या इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रखा है, कितना आया था जल्दी बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, प्लस 2ab कॉस दोनों के बीच में एंगल थीटा। क्या ये समझ में आया, ये देखो अंडर रूट, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा,
ये समझ में आया? ठीक है, ये आ गया। अब देखो 2a² यहां दिख रहा है, कॉमन निकाल दो। 2a² क्या करो, कॉमन निकाल दो। 2a² कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा √2a बाहर आ गया। 2a² कॉमन निकालोगे तो √2a बाहर आ गया। अंदर रूट के अंदर क्या बचा, 1 + cos थीटा। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें पढ़ाया है, 1 + cos डब्बा। ये दो रिजल्ट जो मैंने बोला था कि ये याद रखने ही रखने हैं, 1 + cos डब्बा और 1 - cos डब्बा। सर ये दोनों रिजल्ट तो बहुत बार काम आएंगे। 1 + cos कुछ कुछ लिखा हुआ है, 1 - cos कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो 1 + cos कुछ कुछ लिखा हुआ तो ये होता था 2 cos² कुछ कुछ का आधा। अरे सही है। और 1 - cos कुछ कुछ लिखा हुआ है तो वो रिजल्ट होता था 2 sin² कुछ कुछ का आधा। अरे सही है। 1 + cos डब्बा तो उसका आएगा 2 cos² डब्बे का आधा। 1 - cos डब्बा तो उसका आएगा 2 sin² डब्बे का आधा। क्या दोनों रिजल्ट ध्यान रखोगे? ये रिजल्ट कई बार दिखेंगे इसलिए याद रखना। ठीक है, ये क्या लिखा है देखो, 1 + cos कुछ कुछ, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 cos² कुछ कुछ का आधा। और कुछ कुछ कितना है यहां पे, थीटा, तो θ/2। क्या ये समझ में आया? अब यहां देखो ये 2 रूट के अंदर है तो √2 और √2, 2 कितना बन गया, 2, a का a। cos² भी रूट के अंदर है तो बाहर लाओगे तो क्या cos बन जाएगा, cos θ/2। ये आंसर है। ठीक है, इसका मतलब आप देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखोगे। क्या रिजल्ट ध्यान रखोगे, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इतना होगा 2a cos θ/2। क्या डायरेक्टली ध्यान रखोगे, जल्दी सॉल्व करने में काम आएगा। ये बार बार ये नहीं करना पड़ेगा इतना। ठीक है, ये बार बार इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रख लो, ये कई बार काम आएगा कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 2a cos θ/2 होगा। अच्छा एक और चीज इधर सुनो, अगर ये वेक्टर a है, ये भी वेक्टर की लंबाई a है, ये भी लंबाई a है, ये भी लंबाई a है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा बीचों बीच से जाएगा। इसका मतलब ये एंगल भी θ/2 होगा, ये एंगल भी θ/2। क्या बोला मैं, इधर सुनो, क्या याद रखोगे, इधर देखें, मैंने कहा दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, लंबाई बराबर हो, दो वेक्टर जिनकी लंबाई क्या हो, बराबर, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा 2a cos θ/2। और जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच से पास करेगा। बीचों बीच मतलब अगर ये थीटा एंगल है तो ये इधर से भी θ/2 बनाएगा, इधर से भी θ/2 बनाएगा। क्या ये पल्ले पड़ा, क्या ये समझ में आया? अब जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है a, ये दूसरा वेक्टर है, इसकी भी लंबाई a है। अच्छा क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है? मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको ध्यान दो भाई, ये छोटी छोटी चीजें कंसेप्ट डेवलप करेंगी। मैंने कहा कि क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है, ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। अरे वेक्टर कैसे बराबर है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर। क्या बराबर है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम, तो वेक्टर बराबर नहीं है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर। तो दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल ये मान लो 120 है, एंगल कितना है 120, मैंने क्या बताया अभी अभी बताया कि रिजल्टेंट जो होगा वो बीचों बीच से पास करेगा। रिजल्टेंट जो होगा वो बीचों बीच से पास करेगा, बीचों बीच से पास करेगा मतलब यहां से एंगल कितना हो गया 60, और यहां से भी एंगल कितना हो गया 60। रिजल्टेंट ये 60 बनाएगा, और रिजल्टेंट की जो लंबाई होगी ये लंबाई सीधा लिख सकते हो 2a cos θ/2। ये समझ में आया? थीटा इज 120 तो 120/2। अब cos 60 इज हाफ, तो 2 गया, आंसर ए आ गया। ये आना भी चाहिए, यही रिजल्ट हमने पहले रट रखा है। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 बनाते हैं तो रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाता है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, आगे पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने याद रख लिया कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट 2a cos θ/2 होगा और बीचों बीच से पास करेगा। अगला रिजल्ट इधर देखें, अगला रिजल्ट ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, इधर देखो, तीन वेक्टर
तीन वेक्टर ए बी एंड सी, तीन वेक्टर है ए बी एंड सी, तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है और तीनों आपस में 120 डिग्री बना रहे हैं। तीनों आपस में कितने बना रहे हैं? 120। ठीक है, तो बताना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। ध्यान से सुनो, ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है? 120, तो ये बी हो गया। तीसरा वेक्टर फिर से 120 बना रहा है, ऐसा कुछ, ये सी। अब सुनो, तीन वेक्टर हैं, तीनों आपस में जो एंगल बना रहे हैं, कितना एंगल बना रहे हैं? 120, 120, 120, 120। ठीक है, टोटल 360 हो गया। तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई बराबर है। अब मेरे को रिजल्टेंट पूछा है, इनका क्या पूछा है? रिजल्टेंट। ध्यान से सुने, रिजल्टेंट मतलब तीनों को जोड़ना है, रिजल्टेंट मतलब तीनों को जोड़ना है। तो ध्यान से सुनना, ये पूछा मुझसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों को जोड़ना है, ये कितना है? अब सुनो, ये दोनों जोड़ो, ए में बी जोड़ो, ए में बी जोड़ो। अभी देखा ये, तो ये मैग्नीट्यूड एक्स मान लिया, ये मैग्नीट्यूड एक्स मान लिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच से क्या एक्स बनाएगा? जस्ट पिछला रिजल्ट ही तो यही देखे हैं। ठीक है, तो अगर ये ए लंबाई का है, ये ए लंबाई का है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ए लंबाई का बीचों बीच से ऐसा आएगा। अब बीचों बीच से इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 60। तो ये टोटल एंगल कितना होगा? बोलो भाई, 180। ये 120 है, तो ये टोटल 180 हो गया। मतलब ये रिया अपोजिट है, ये रिया क्या है? अपोजिट। तो ए और बी को जोड़ा तो मान लो कुछ डी आ गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा तो क्या आ गया? डी वेक्टर। ये समझ में आ रहा? ये जोड़ने पे आया डी वेक्टर, तो ये लिखा हुआ है डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बताना है। अब सुनना, डी और सी, डी और सी, डी की लंबाई, हाँ ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी कितनी होगी? ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगी। ये कितनी है? बोलो भाई, एक्स। ये एक वेक्टर इधर एक्स का है, एक वेक्टर इधर एक्स का है, रिजल्टेंट कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये जो है ये 0 आएगा, इसका मतलब डी प्लस सी जो है वो 0 आएगा। अब सुनना, ये फिर से गलत लिखा है। कैसे गलत लिखा है? मैंने क्या बताया, वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? वेक्टर। ये ऐसे लिखो। क्या बोला, समझ में आया? दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही आएगा। ठीक है, बुक में ऐसे लिखा रहे तो उसको मत कहना कि नहीं ये तो गलत लिख रखा। ठीक है, वो वैसे ही लिखते हैं, पर ये रियल में ऐसे लिखा। क्या बोला, समझ में आया? तो यहाँ रिजल्टेंट क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पे इधर सुनो, तीनों अगर 120 पे हैं तो रिजल्टेंट कितना आया? बोलो भाई, 0। अब इसको जनरलाइज कर रहा हूं, देखना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, बराबर मैग्नीट्यूड के, 180 पे रिजल्टेंट, बोलो भाई, रिजल्टेंट 0, रिजल्टेंट 0। ठीक है, दो लिए 180 पे रिजल्टेंट 0, तीन लिए 120 पे रिजल्टेंट 0। कितने वेक्टर हैं? 4, चारों बराबर है, बराबर है। एंगल कितने कितने पे? 90 90। रिजल्टेंट, बोलो भाई, 0, रिजल्टेंट 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या रिजल्टेंट 0 आ जाएगा? अब इन तीनों को अगर थोड़ी सी देर घूरो ढंग से तो देखो, दो वेक्टर 180 पे रिजल्टेंट 0 आ रहा है, दो इक्वल वेक्टर, ध्यान से देखो, दो इक्वल वेक्टर
दो इक्वल वेक्टर 180 पे, रिजल्टेंट 0 आया। तीन इक्वल वेक्टर 120 पे, रिजल्टेंट फिर से 0 आया। चार इक्वल वेक्टर 90 पे, रिजल्टेंट फिर से 0 आया। ठीक है, इससे कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? अरे बोलो भाई। देखो, दो 180 पे, तीन 120 पे, चार 90 पे, पांच कितने पे? यार अब ये क्या बताऊं, 72 डिग्री पे। सर ये 72 कहां से आया? यहां देखो ना, मैंने कहा पैटर्न, फिर क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था तुम्हें? दो 180 पे, तीन 120 पे, इसको घूरो, इन तीनों को घूरो, आगे तुम्हें खुद दिखने लगेगा। दो वेक्टर 180 पे, तीन वेक्टर 120 पे, चार वेक्टर 90 पे। इसका मतलब क्या, तुम 360 पे इससे डिवाइड कर रहे हो उतने एंगल पे। 360 को 2 से डिवाइड करा 180 एंगल, 360 को 3 से डिवाइड करा 120, 360 को 4 से डिवाइड करा 90, 360 को 5 से डिवाइड करोगे 72। तो यानी 5 वेक्टर 72 पे होंगे, रिजल्टेंट फिर से कितना आ जाएगा? 0। 6 वेक्टर, बोलो भाई, 60 पे, 6 वेक्टर 60 पे, रिजल्टेंट फिर से 0 आएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो यहां से इसको अगर कंटिन्यू करो तो क्या लिख सकता हूं कि n इक्वल वेक्टर, n इक्वल वेक्टर अगर 360 बाय n पे रखे हुए, n वेक्टर, n इक्वल वेक्टर कितने पे रखे हुए? 360 बाय n पे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। ये है काम की चीज, ये रिजल्ट सिखाना चाह रहा हूं। दूसरा रिजल्ट ये कि n इक्वल वेक्टर 360 बाय n पे पड़े हुए, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। क्या बोला, समझ में आया? दोनों जो रिजल्ट पढ़े, जल्दी से मेरे को बताओ, अभी तक दो जो रिजल्ट पढ़े वो दोनों रिजल्ट क्या पढ़े? पहला रिजल्ट ये पढ़े कि दो इक्वल वेक्टर हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 2a cos थीटा बाई 2। और वो जो रिजल्टेंट होगा वो बीचों बीच से पास करेगा। क्या ये पहला रिजल्ट था? दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा कि n इक्वल वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? 360 बाय n। तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अगला रिजल्ट देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इधर देखें, मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो बताओ मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होगी? अंडर रूट, अब यार ये तो पता होना चाहिए, जल्दी बोलो, रिजल्टेंट की लंबाई कितनी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने बोला कि इन दोनों वेक्टर की लंबाई तुम चेंज नहीं कर सकते, पर थीटा चेंज कर सकते हो। मतलब ये दोनों वेक्टर को ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? ठीक, अब सुनो, रिजल्टेंट मैक्सिमम मतलब ये चीज मैक्सिमम हो जाए। ये चीज मैक्सिमम कब होगी? सुनो, क्या ये चेंज कर रहे हो क्या? मैंने बोला लंबाई चेंज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ए और बी चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब बनेगा? ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि कॉस डब्बा या साइन डब्बा मैक्सिमम एक ही हो सकता है, एक से कभी भी ज्यादा होने वाला। तुम ये डब्बे के अंदर कुछ भी पटक दो, ये कभी एक से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये मैक्सिमम एक बन सकता है। ये मैक्सिमम कितना बन सकता है? एक। तो देखना, फॉर आर मैक्सिमम, ठीक है, आर मैक्सिमम थीटा शुड बी इज इक्वल टू, थीटा कितना होना चाहिए? 0। थीटा 0 होगा तो ये एक बने। क्या ये समझ में आया? और आर आ कितना जाएगा? आर आ कितना जाएगा? तो देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो एक बन गया। तो ये कितना हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका रूट लगाऊंगा तो a प्लस बी, अरे ये
ये कितना बन गया a प्लस बी। थोड़ा सा घूरो इधर, थोड़ा सा दिमाग इधर रखो, उधर 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 दौड़ाओगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, अभी गायब हो जाएगा। मैंने कहा कि रिजल्टेंट मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब ये चीज मैक्सिमम हो। ये चीज कब मैक्सिमम होगी? तो मैं ए और बी तो बदल नहीं रहा, लंबाई तो बदल नहीं रहा, तो थीटा बदलूंगा। थीटा बदल के ये मैक्सिमम कब कर सकता हूं? जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? जीरो। जब थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो ये टर्म बन जाएगा एक, ये एक बन जाएगा तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना लिखा हुआ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका रूट लोगे तो वो ए प्लस बी आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम इतना आया। मतलब दो वेक्टर को जोड़ो तो मैक्सिमम इतना ही आंसर आ सकता है। दो वेक्टर को जोड़ूंगा तो मैक्सिमम लंबाई जो आ सकती है वो इतनी आ सकती है, इससे ज्यादा कभी भी लंबाई पॉसिबल नहीं है। अच्छा इधर सुनो, मिनिमम, मिनिमम के लिए ये चीज मिनिमम हो, ये चीज मिनिमम कब होगी देखना है। ये बदल नहीं रहे, ये बदल नहीं रहे, ये बदल नहीं रहे, ये मिनिमम हो जाए। ये कम से कम कितना हो सकता? -1। ये बताया हो ना, कॉस डब्बा साइन डब्बा, मैक्सिमम कितना जा सकता? 1। मिनिमम कितना जा सकता? -1। ये -1 से कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। ये -1 जब होगा तो थीटा की वैल्यू 180 होगी। थीटा 180 पे -1 होता है, थीटा 180 पे क्या होता है? -1। अब ये -1 बन गया तो ये चीज क्या बन गई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बनी कि नहीं बनी? तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसका रूट लोगे तो क्या बन जाएगा? तो मिनिमम जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है a माइनस बी। अब ये जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर को जोड़ो तो मैक्सिमम जो आंसर आ सकता है वो ये आ सकता है, और मिनिमम ये, यानी इससे कम कभी आंसर नहीं आएगा, इससे ज्यादा कभी आंसर नहीं आएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा। अब बस इससे देखना कितना कितना सही चीज है ये देखना। बोला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। मैंने बोला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ध्यान सुनना। दो वेक्टर दे दिए हैं, मैग्नीट्यूड दे दिए, दोनों के बीच में एंगल वेंगल कुछ नहीं बोला, पर मेरे को पता है कि गारंटेड जो रिजल्टेंट होगा वो 8 या 8 से कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता? 8। 8 या 8 से कम ही होगा जो रिजल्टेंट होगा। हाँ कि ना? मिनिमम 2, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, -2 नहीं 2, ठीक है। यानी रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम 8 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। इससे हमेशा इससे 2 या 2 से ज्यादा होगा, 8 या 8 से कम होगा रिजल्टेंट। 8 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 2 से कम पॉसिबल नहीं। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये काफी जगह ये यूज आएगा, ठीक है। आइडिया लगना चाहिए रिजल्टेंट का कि दो वेक्टर जोड़ रहे हो तो मैक्सिमम उतना जा सकता है और मिनिमम इतना जा सकता है, आंसर इनके बीच में रहे। क्या ये पल्ले पड़ा? ठीक है, अब यहां से छापो एक बार। अच्छा एक चीज प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। अगर तुम्हें चीजें सही से ये देखना है कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो क्या करना होता है मैं बताऊं। नोट्स जब छापो, ठीक है, तो बोर्ड पे देख के नहीं छापो, ठीक है। बस आप बोर्ड पे टॉपिक देखोगे कि आज मास्टर ने क्या कराया था, देन खुद से छापो, ठीक है। जैसे यहाँ पता है कि मास्टर ने क्या कराया, ए 2 लिए, एंगल थीटा लिया, रिजल्टेंट की लंबाई निकाली, ये सब कुछ दोबारा खुद से करो बिना देखे, ठीक है। तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कहाँ अटका हूं, जहां अटका हूं ना वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़।
मैं क्या बोला समझ में आया? मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अभी जैसे ये मैंने समझा दिया, ठीक है। अब तुम जब छापो तो ये समझ लो कि ये लिखा हुआ ही नहीं, ये लिखा हुआ ही नहीं, और मास्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि ये लंबाई ए है, ये लंबाई ए है, तो ये लंबाई बताओ, ठीक है। अब उसको एज ए क्वेश्चन देखो और खुद से सॉल्व करो। जहां अटक जाओ वो सॉल्व करते करते, तब देख लो कि मास्टर ने क्या करा था। इसका मतलब वहां तुम्हारे कुछ ना कुछ गड़बड़ी। सिंपल सी बात, पहचानने का तरीका यही है कि एक बार समझाने के बाद भी अगर तुम वो खुद से नहीं कर पा रहे हो, मतलब वहां गड़बड़ी है। मैं क्या बोला समझ में आया? मैं 5 दिन बाद लिखने की नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी समझाया और अभी छापने को बोल रहा हूं। इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां लोचा है, खत्म है, ठीक है। तो वो जब लिख रहे हो, दोबारा सॉल्व कर रहे हो खुद से, तो यहां मत देखो, वो खुद से सॉल्व करो। जहां अटक जाओ वहां देखो, तो वहां मार्क भी कर लो कि यहां पे अटका हूं। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ तुम्हें नहीं आ रहा है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? हाँ, ये तो ठीक है, कुछ नहीं। ये चलो छाप लिए होंगे। छाप लिए तो अब इधर देखें, इधर देखो। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, बेसिक कॉमन सेंस लगाना। इधर सुनो, मान लो ये एक डब्बा है, ध्यान से सुनो। डब्बा है, एक जमीन पे रखा हुआ है, डब्बा जमीन पे रखा हुआ है। ये एक आदमी है ए, ये आदमी बी, और ये आदमी सी, ठीक। ए बी और सी। ए जो है वो मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, ए जो आदमी है वो मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, वो 4 न्यूटन लगा सकता है। ए जो है वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? 4, ठीक है। ए बच्चा है, वो 4 ही लगा सकता है, 4 से ज्यादा कभी नहीं लगा पाए, ठीक है। बी जो है, ठीक है, वो मान लो 12 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर इस डब्बे पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं, ये दोनों मिलकर इस डब्बे पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, ये दोनों मिलके इस डब्बे पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं? भाई बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, सारे के सारे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे के सारे इसका जवाब दें। ये दोनों मिलके इस डब्बे पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगाते हैं? 16। 16 से ज्यादा ये कभी भी मिलकर लगाने वाले नहीं है। 16 कब लगाएंगे? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। ये तो देखा भी कि रिजल्टेंट जो मैक्सिमम आता था वो तब आता था जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, तो दोनों वेक्टर क्या हो? सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम 16 हो जाएगा। सही है। मैं चाहता हूं कि तीसरा भी फोर्स लगाए और रिजल्टेंट 0 जाए। सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है कि तीसरा आदमी भी फोर्स लगाए और टोटल मिला के फोर्स डब्बे पे कितना हो जाए? 0। अब देखो, इन्होंने मैक्सिमम कितना लगा सकते? 16। तो अगर ये 16 नहीं लगा पाया तो रिजल्टेंट 0 होने वाला नहीं। समझ में आया? मतलब इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स कम से कम 16 तो होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट 0 पॉसिबल, नहीं तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल। अच्छा, ये कम से कम कितना लगा सकता है ये दोनों मिलके? कम से कम 8। 8 से कम भी ये दोनों लगा नहीं सकते। ये कैसे भी फोर्स लगा ले इस डब्बे पे, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लगा ले, 8 से कम कभी नहीं लगेगा, ठीक है। यानी ये कम से कम कितना लगाना चाहिए? 8, तभी रिजल्टेंट 0। नहीं आया, ये पल्ले नहीं पड़ा। इधर सुनो, मैंने बोला, अब कैसे बोल रहा हूं, ये मैं नहीं, ये और मैं, ये लगा सकता है कितना? 4। मैं कितना लगा सकता हूं? 12। और ये लगा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं। इधर सुनो, ये लगा सकता है 4, मैं लगा सकता हूं 12। अब हम दोनों मिलके
इस चेयर पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों मिलकर इस चेयर पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं? 16। जब हम ये डिसाइड कर लें कि दोनों इधर ही लगाए, ये समझ में आ रहा? इस चेयर पे नेट फोर्स 0 करना इसका पर्पज, इसकी इसकी पूरा का पूरा जीवन में पर्पज ही है इसका कि इस चेयर पे फोर्स कितना करना है? 0। तो बताओ इसका फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए? 16 से। अगर 16 से कम इसका मैक्सिमम फोर्स रहा तो कभी भी ये हमारा फोर्स 0 करने वाला नहीं है। हम दोनों एक साइड लगाने लगेंगे, इससे 0 हो गई। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अच्छा, हम दोनों में विवाद हो गया, हम दोनों इस चेयर पे फोर्स लगाने लगे, वो कुछ अलग डायरेक्शन लगा रहा, मैं कुछ अलग डायरेक्शन लगा रहा हूं। हम दोनों जो इस चेयर पे मिनिमम लगा सकते हैं वो 8 लगा सकते हैं। अरे सही है, नहीं पल्ले पड़ा। अरे पल्ले पड़ा क्या? इसको अगर कैंसिल करना है, इसको अगर वो कैंसिल करना है, मतलब इसका फोर्स 8 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अगर मान लो इधर सुनो, ये अगर मैक्सिमम 7 ही लगा पाता, ये जो है मैक्सिमम कितने लगा पाता? 7, क्या हमारा ये फोर्स कैंसिल कर पाता? नहीं कर पाता। ये पल्ले पड़ रहा, यानी इसका फोर्स कहां से कहां तक होना चाहिए? 8 से लेके 16 तक, तब तक वो फोर्स 0 कर देगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां सुनना, यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट तभी 0 है। ध्यान सुनना, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट तभी 0 है जब तीसरा वाला फोर्स जो है वो दोनों के डिफरेंस से बड़ा हो और दोनों के सम से छोटा। क्या बोला? समझ में आया? मैंने बोला 3 वेक्टर का, ध्यान सुनना, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं। 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मैं चाहता हूं इनका सम 0 हो जाए। इनका सम क्या हो जाए? 0। अब जनरलाइज लिख रहा हूं, यहां देखो, समझाना भाई समझा दिया। 3 वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। मैं चाहता हूं तीनों का सम 0 हो जाए, तीनों का सम 0 हो जाए। अब तीनों का सम 0 होने का मतलब जो तीसरा वेक्टर है वो किससे छोटा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए? a माइनस बी से बड़ा होना चाहिए और a प्लस बी से छोटा होना चाहिए। मतलब बचे हुए दोनों फोर्सेस के सम से छोटा हो और दोनों फोर्सेस के डिफरेंस से बड़ा हो। क्या बोला? समझ में आया? अरे क्या ये पल्ले पड़ा? मेरे को ये बताओ, क्या बोला मैं अभी, बताओ। 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट कब 0 होगा? 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट कब 0 होगा? जब 2 के सम से तीसरा छोटा हो और 2 के डिफरेंस से तीसरे वाला बड़ा हो। बराबर हो सकता है दोनों केस में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 वेक्टर दे रखे हैं, इधर सुनना, 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। उनके मैग्नीट्यूड हमें ये दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड हमें ये दे रखे हैं। पहला पार्ट ये देखो, एक पार्ट मैं करा रहा हूं, बाकी दोनों खुद करो। तो बोल रहा है कि इसमें रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है कि नहीं है? इधर सुनो, रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है कि नहीं है? तो मैंने क्या बताया, रिजल्टेंट तभी 0 पॉसिबल है जब तीसरे वाला वेक्टर दोनों के सम से छोटा हो और डिफरेंस से बड़ा हो। अरे सही है, इन दोनों का सम कितना हो गया? बोलो भाई 7। तो ये तीसरा वाला 7 या 7 से छोटा होना चाहिए, 7 या 7 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंस कितना है? 1। तो ये 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 या 1 से बड़ा हो, 7 या 7 से छोटा हो। 1 से तो बड़ा है पर 7 से छोटा, तो ये रिजल्टेंट 0 नहीं है। इसमें रिजल्टेंट कभी भी 0 होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ बच जाएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? कैसे बचेगा? कॉमन सेंस खुद सोचो। ये 3, मैं 4, ये 9। मैं ये कितना लगा सकता है? 3। मैं कितना लगा सकता हूं? 4। ये कितना लगा सकता है? 9। अब सुनना, हम दोनों मिलके भी इस चेयर पे मैक्सिमम कितना लगा पाएंगे? 7। वो कितना लगा रहा है? 9। रिजल्टेंट 0 होने वाला नहीं, वो हमारे मैक्सिमम से भी ज्यादा लगा रहा है, तो रिजल्टेंट 0 होने वाला ही नहीं है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? वो हमारे मिनिमम से भी कम लगा रहा होगा तो भी रिजल्टेंट पॉसिबल
जीरो पॉसिबल नहीं है। सुनो, हमने मिल के तय करा कम से कम फोर्स लगाएंगे, हमने कम से कम फोर्स लगाया एक, ये एक से भी कम लगाए, तो फिर से रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, तो यहां रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं। यहां देखो, क्या यहां रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है? क्या यहां रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है? देखो, सम से, इन दोनों के सम से छोटा है, हाँ, इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा या बराबर, बराबर है, तो यहां रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है। पल्ले पड़ा क्या? यहां बताओ, यहां रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है कि नहीं? बोलो भाई। है कि नहीं है? देखो, इन दोनों का सम, बोलो भाई, 14, डिफरेंस 2, ये तीसरा वाला जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए। पल्ले पड़ा क्या? यहां पे भी रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है, बस यहां नहीं। ये फील आ रही है क्यों जीरो पॉसिबल नहीं है? अरे बोलो भाई। पहले वाले से आराम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इधर सुनो, मैं ये 3 लगा पाएगा, मैं 4 लगा पाऊंगा, ये 9 लगा पाएगा, इस पे जीरो करना है। ठीक है, ये 3 लगाए, मैं 4 लगाऊं, हम दोनों अगर सेम डायरेक्शन में लगाएं तो भी ज्यादा से ज्यादा हम कितना कर सकते हैं? 7, ये 7 से भी ज्यादा लगा रहा है, तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो पॉसिबल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जब भी ऐसा चेक करना हो, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिख जाएंगे तुम्हें, जब भी ऐसा चेक करना हो कि 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है कि नहीं है, या 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है कि नहीं है, क्या चेक करोगे कि तीसरा वाला जो है तो दोनों के सम से छोटा या बराबर होना चाहिए और डिफरेंस से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, यहां लिख देते हैं, छाप लो साथ साथ ही। फॉर रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स A vector, B vector and C vector to be 0, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर तीनों का रिजल्टेंट अगर 0 होना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट टॉपिक। एक वेक्टर को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इधर सुनो, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसकी फोटो ये रही, ठीक है, मैंने इसको गुणा कर दिया एन से, कुछ एन से गुणा कर दिया, ए वेक्टर को कोई नंबर से गुणा कर दिया, ठीक है। अब जब किसी वेक्टर को नंबर से गुणा करे हो, इसका मतलब क्या होगा कि वो वेक्टर इतना गुणा हो गया, इतना टाइम्स हो गया। क्या बोला, समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 रख दो तो इसका मतलब क्या है कि जो a वेक्टर की लंबाई थी उससे अब लंबाई 2 गुना हो गई। लंबाई कितने गुना हो गई? 2 गुना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, सुनो, मान लो a वेक्टर ये था, मैं बोल रहा हूँ 2a वेक्टर बनाओ, 2a वेक्टर बनाओ जल्दी से, और -3a वेक्टर बनाओ। अब सुनो, 2a वेक्टर बनाना, a वेक्टर ये था, 2a वेक्टर बनाना है। 2a वेक्टर का मतलब क्या है? a वेक्टर को 2 से गुना किया। अब जब 2 से गुना करोगे तो लंबाई जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। लंबाई क्या होगी? 2 टाइम्स। लंबाई तो 2 टाइम्स हो जाएगी, ये 2a वेक्टर हो जाएगा, पर डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला? डायरेक्शन वही की वही रहेगी। अच्छा, अगर -3 से गुणा करूंगा तो लंबाई अभी भी, सुनो, लंबाई अभी भी 3 गुना होगी। लंबाई कितनी गुना होगी? 3 गुना। डायरेक्शन उल्टी होगी। डायरेक्शन क्या हो गई? उल्टी। डायरेक्शन उल्टी हो गई, मतलब ये ऐसा बन गया।
ये -3a वेक्टर होगा। अच्छा, -3a वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है। बोलो भाई, -3a का मतलब ये नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है। इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की उल्टी, डायरेक्शन क्या ए वेक्टर की उल्टी, और माइनस जो है वो डायरेक्शन दिखा, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता ही नहीं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो अब इसका मतलब यहां डायरेक्टली अगर मैं ये लिखना चाहूंगी, अरे हाँ जी, इधर देखो, ये ए वेक्टर को एन से गुना किया, अगर एन पॉजिटिव है, अगर एन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इस वेक्टर को किसी नंबर से गुणा कर रहे हो, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? डायरेक्शन बदलने वाली, डायरेक्शन रिमेन सेम। एंड मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स, मैग्नीट्यूड बिकम्स, मैग्नीट्यूड n गुना हो जाता है पर डायरेक्शन नहीं बदली। अच्छा, अगर मान लो n नेगेटिव हो, n नेगेटिव हो, जिससे गुणा कर रहे हो वो अगर नेगेटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड -n टाइम के n टाइम, बोलो भाई n टाइम, मैग्नीट्यूड n टाइम, मैग्नीट्यूड n टाइम हो जाएगा और डायरेक्शन रिवर्स। छाप लो इसको, ठीक है, जल्दी छापो फटाक से। क्वेश्चन क्या? अच्छा वो भी छापना है, फिर रुको 1 मिनट रुक जाओ, ये एक टॉपिक और पढ़ लो बस। इधर देखो, वेक्टर का एडिशन देख लिया, अब देख रहे हैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। इधर देखो, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये कौन सा है? बी वेक्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि -b कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ये b है तो -b क्या होगा? ये b है तो ये वेक्टर -b होगा। -b का मतलब -1 से ही तो गुणा किया, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई, ये -b हो गया, ठीक है। अब सुनना, इसकी लंबाई अगर मैं बोलूं b, तो इसकी लंबाई कितनी? बोलो भाई, b। इधर देखें, मैं बोलूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मैंने क्या करा, ये वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ दिया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये आ गया रिजल्ट। ये कौन सा वेक्टर आया? हाँ, आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालो, इसका मतलब क्या देखना, ये लिखा हुआ तो ऐसे ही है, ए वेक्टर में जोड़ दो माइनस बी वेक्टर, ये अभी भी जोड़ ही रहा है, पर अब ए वेक्टर में क्या जोड़ रहा है? माइनस बी नहीं जोड़ रहा, माइनस बी जोड़, तब ये माइनस बी ये रहा, ए वेक्टर में माइनस बी जोड़ दो, जोड़ने के लिए जो पैरेललोग्राम रूल यूज करते हैं वही यूज करो, ये लाके यहां पटक दिया, टेल टू टेल कनेक्ट करा, अरे ये ए था, ये माइनस बी था, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, पैरेललोग्राम पूरा करो, पैरेललोग्राम पूरा करोगे, पैरेललोग्राम पूरा करोगे
तो ये सब पैरेललोग्राम पूरा हो गया। तो रिजल्टेंट किधर से किधर आएगा? टेल टू टेल से हेड टू हेड, मतलब ये आ गया। क्या क्या रिजल्ट? ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये समझ में आया? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये रहा। नहीं समझ में आया? अब इसी को यहां देखो तो ये वाला है, ये डायगोनल ए माइनस बी। ये समझ में आया क्या? ठीक। अब रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? इसकी लंबाई निकालनी, देखो इसकी लंबाई निकालनी। इसकी लंबाई कैसे निकालोगे? ये एंगल मान लिया थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ए और बी के, ए और माइनस बी के? ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा? किन दो वेक्टर को जोड़ना है मेरे को? ए और माइनस बी। तो ए और माइनस बी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो, ए और माइनस बी को जोड़ोगे तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये जब जोड़ा तो एक वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, उसकी लंबाई लिख रहा हूं, जल्दी बताओ। मतलब एक किसकी लंबाई लिख रहा हूं, जल्दी बताओ किसकी? यहाँ पे कौन से वाले की लंबाई लिख रहा हूं? इसकी। अरे इसी की लिख रहा हूं। और लंबाई क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, लंबाई क्या लिखोगे? अंडर रूट, इसको जोड़ा तो इसकी ए स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, जिन दो को जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। ये सही लिखा हूं रिजल्ट? क्या क्या 2ab क्या? जो लिखा है सही लिखा है सर। अरे जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है? तो तुम्हारे दिमाग में पहले से कचरा भरा हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो, मैं कह रहा हूं यहां किन दो वेक्टर को जोड़ा है तुमने? ए और माइनस बी को। ए और माइनस बी को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? ये लंबाई लिखी, लंबाई तो कभी भी नेगेटिव होने वाली। ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब कुछ लंबाई लिखी, ये भी नेगेटिव नहीं, सब सही लिखा है। कॉस, जिन दो जोड़ा उन दोनों के बीच का एंगल, ये 180 माइनस थीटा है। ये समझ में आया? अब ये कितना बन जाएगा? इसको सोल्व करोगे, अंडर रूट कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ये जो चीज होती है ये होती है माइनस कॉस थीटा। ये कितनी होती है? माइनस कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आंसर आ जाएगा। दो वेक्टर को घटाया, उनका रिजल्टेंट ये आया। अब यहां ध्यान से सुनना, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ए और बी, ए और माइनस बी नहीं, ए और बी। ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अगर ए और बी के बीच का एंगल लगा रहे हो तो ये लगाओ, ए और माइनस बी के बीच को लगा रहे हो तो ये लगाओ। समझ में आया क्या? अरे ये पल्ले पड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक देखो इजी सा क्वेश्चन है वैसे। होमवर्क ले लेना, होमवर्क लेना, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये छापना स्टार्ट करें।